एवरीवन। तो आगे हम नर्वस सिस्टम के एनाटॉमी पढ़ना शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में स्पाइनल कॉर्ड के प्लेक्सस के बारे में पढ़ा था, इससे संबंधित बीमारियों के बारे में भी डिस्कशन किया था। आगे हम पढ़ते हैं। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरह पढ़ लिया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंतर्गत दो ऑर्गन्स आते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बात करने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पहला हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो हमने इन्हें दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इनका तात्पर्य हम पहले भी समझ चुके थे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम उसे बोलते हैं जो कि अपने आप अपनी मर्जी से, बिना हमारे वॉल्यूंटरी कंट्रोल के, हमारी इच्छा के कंट्रोल के बाहर, अपने आप सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से जो रेस्पॉन्ड करने लगते हैं, जो रिएक्शन देने लगते हैं, ऐसे नर्वस सिस्टम को हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर दो अलग अलग सिस्टम पाए जाते हैं। एक तो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में बांट दिया था, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो टुकड़ों में बांटा, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक के दो हिस्से लिखे, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। अब बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसका तात्पर्य मेनली ये है कि इंटरनल ऑर्गन या शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन तक पहुंचने वाली जो व्यक्तिगत एक एक नर्व सप्लाई जो है उसे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर भी हमने दो चीज़ों को इंक्लूड किया था, एक तो होता है क्रेनियल नर्व और एक होता है स्पाइनल नर्व। क्लियर? तो हमने पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इस प्रकार क्लासिफाई किया है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक के दो प्रकार और सोमैटिक के अंदर क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आती हैं। अब बात करते हैं कि हमारा आगे क्या पढ़ना बाकी है और किसके बारे में एनाटॉमी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पूरा आगे अभी पढ़ने वाले हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है, यह कैसे काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या होता है, यह कैसे काम करता है, और दूसरी तरफ हम सोमैटिक के अंदर पढ़ेंगे। अब सोमैटिक में दो हिस्से हैं, एक तो है क्रेनियल नर्व, एक है स्पाइनल नर्व। तो हमने स्पाइनल नर्व के जो 31 पेयर्स होते हैं उनके बारे में हमने स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही पढ़ा था कि 31 पेयर्स जो होते हैं वह अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, प्लेक्सस का निर्माण करते हैं, और उनसे निकलने वाली नर्व कुछ व्यक्तिगत अलग अलग ऑर्गन्स तक जाकर नर्व सप्लाई देने का काम करती है। तो यहाँ हम इन स्पाइनल नर्व के बारे में तो डिटेल में पढ़ चुके हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही। तो अब हमारा एनाटॉमिकल पोर्शन के अंदर हमें दो चीजें पढ़ने बाकी हैं। पहला तो हम पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे, और दूसरा हम क्रेनियल नर्व जो 12 पेयर्स हैं उन सभी नर्व के नाम और उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करेंगे हम इसके अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर कितने हिस्से हैं, कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। अब इसके अंदर अलग अलग हिस्सों को पढ़ें उससे पहले कुछ जानकारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं कि ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे वॉल्यूंटरी कंट्रोल में नहीं है, अलग अलग जीवन में घटने वाली परिस्थितियों के हिसाब से यह रेस्पॉन्ड करता है। अगर फाइट एंड फ्लाइट, करो या मरो वाली स्थिति है तो अलग सिस्टम एक्टिवेट होगा, अगर आप रेस्ट में सामान्य जीवन जी रहे हैं तो अलग सिस्टम एक्टिवेट होगा। यह दोनों ही परिस्थितियों में काम करने वाला एक स्वचालित, एक अपनी मर्जी से काम करने वाला सिस्टम होता है, इसीलिए इसको हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का नाम दिया था। अब बात करेंगे ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसके ऊपर कंट्रोल करने वाला जो ऑर्गन होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। हमने हाइपोथैलेमस डिटेल में पढ़ा था और उस दौरान ये जिक्र भी किया था कि हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है उसका सुप्रीम कंट्रोल होता है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर कि किस परिस्थितियों में सिंपैथेटिक को एक्टिवेट किया जाए या पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट किया जाए। इन सभी को रेगुलेट करने वाला ऑर्गन जो होता है हाइपोथैलेमस होता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है
कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उस पर कंट्रोल रखने वाला जो सिस्टम या फिर ऑर्गन है उसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से दो हिस्से हैं और उनके विशेष तौर पर क्या फंक्शन है इसके बारे में बात करते हैं। तो हम इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला तो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम दोनों में डिफरेंस के तौर पर पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे कि सिंपैथेटिक सिस्टम किन परिस्थितियों में एक्टिवेट होता है और क्या क्या काम करता है, और पैरासिम्पैथेटिक किन परिस्थितियों में काम करता है और क्या क्या एक्शन शरीर पर दिखाने वाला है। क्लियर? एक एक जानकारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जानकारी यह है कि सिंपैथेटिक सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कोई फाइट एंड फ्लाइट वाली सिचुएशन हो। अब यहां पर फाइट एंड फ्लाइट वाली सिचुएशन से तात्पर्य यह है कि अगर जीवन में कोई करो या मरो वाली स्थिति आ जाए, कोई हार्ड एंड फास्ट सिचुएशन है, तो ऐसी स्थिति में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वह अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दूसरी तरफ हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक के बारे में, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है यह रेस्ट वाली अवस्था के दौरान, यह नॉर्मल रेस्ट वाली कंडीशन के दौरान एक्ट करता है। मींस जब एक सामान्य रूटीन जीवन चल रहा हो, कोई भी करो या मरो वाली स्थिति नहीं हो, तो ऐसी शांत रूटीन जीवन के दौरान हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वह अपना प्रभाव दिखाता है, जबकि करो या मरो वाली स्थिति में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना इफेक्ट दिखाने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एड्रीनर्जिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसे हम एड्रीनर्जिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कोलिनर्जिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो दो अन्य नाम लिखे हैं हमने। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का नाम रखा है, उसे हम एड्रीनर्जिक सिस्टम कहेंगे, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसे हम कोलिनर्जिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब ऐसा क्यों, वो अगले पॉइंट पर क्लियर होने वाला है। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है तो जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, तो इस सिस्टम के दौरान, इस नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने के दौरान जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है वो होता है नॉर एड्रिनलिन। क्लियर? एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन के नाम सुने होंगे सभी ने। तो यहां न्यूरोट्रांसमीटर जो है नॉर एड्रिनलिन, वह महत्वपूर्ण तौर पर काम करता है जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तब विशेष महत्वपूर्ण तौर पर काम दिखाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसे हम एसिटाइल कोलिन के नाम से जानते हैं। अब इस तथ्य को समझें कि हमने सिंपैथेटिक सिस्टम को एड्रिनर्जिक क्यों कहा, हमने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कोलिनर्जिक क्यों कहा। तो यहां देखें, हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर मेनली काम करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है नॉर एड्रिनलिन। तो इसके आधार पर हमने नाम रख दिया कि यह एक प्रकार का एड्रिनर्जिक सिस्टम होता है, इसके न्यूरोट्रांसमीटर के आधार पर नाम रख दिया। दूसरी तरफ हम पैरासिम्पैथेटिक के अंदर देखें तो इसमें मेनली काम करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन के आधार पर ही नाम रख दिया गया है कि इसे हम कोलिनर्जिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो यहां इन दोनों नामों को रखने का महत्व भी समझें कि यहां मेनली नॉर एड्रिनलिन न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहा है, इसलिए इसे हमने एड्रिनर्जिक सिस्टम का नाम दिया है। यहां पर मेन तौर पर एसिटाइल कोलिन एक्शन कर रहा है, इसलिए इसे हमने कोलिनर्जिक सिस्टम का नाम दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि हम सिंपैथेटिक सिस्टम को थोरैकोलंबर आउटफ्लो के नाम से जानते हैं। इसे थोरैकोलंबर आउटफ्लो कहा गया है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हम क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो के नाम से जानते हैं। अब इस तथ्य को ध्यान से समझना होगा कि हमने सिंपैथेटिक वाले को तो बोल दिया है थोरैकोलंबर आउटफ्लो, जबकि पैरासिम्पैथेटिक वाले को बोल दिया है क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो।
ऐसा कहने के पीछे क्या औचित्य है, इस बात को समझें। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर जीवन में परिस्थिति चाहे कोई भी हो, चाहे वो करो या मरो वाली स्थिति हो, चाहे वो रेस्ट वाली स्थिति हो, अगर हाइपोथैलेमस के अंदर बैठे बैठे अगर इन दोनों में से कोई सा भी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, मान लेते हैं कि सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो, चाहे मान लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो, क्या वह ब्रेन के अंदर बैठे बैठे एक्टिवेट होकर बिना किसी नर्व की मदद से या बिना किसी न्यूरॉन्स के जाल के मदद के क्या वह अपना एक्शन दिखा सकता है? तो सीधा आंसर होगा कि बिना न्यूरॉन या बिना नर्व सप्लाई के तो कोई भी काम हो पाना संभव नहीं है। तो इसका मतलब अगर सिंपैथेटिक सिस्टम को अपना प्रभाव अलग अलग अंगों तक पहुंचाना है तो क्या उसे भी नर्व की जरूरत पड़ेगी? तो बिल्कुल पड़ने वाली है। अगर पैरासिम्पैथेटिक को अपना प्रभाव अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाना है तो क्या इसे भी अपनी नर्व की जरूरत पड़ेगी? तो बिल्कुल उसे भी नर्व की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहां इसी तथ्य को लिखा गया है कि जब सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट होकर शरीर के अंगों पर अपना काम करवाना होता है तो वो कौन सी नर्व की मदद लेता है, और जब पैरासिम्पैथेटिक को अपना काम करवाना होता है तो वो कौन सी नर्व की मदद लेता है। उसी आधार पर हमने यहां सिंपैथेटिक को थोरैकोलंबर कहा है और हमने पैरासिम्पैथेटिक को क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो का नाम दिया है। अब थोरैकोलंबर का मतलब समझें। इसका मतलब यह है कि सिंपैथेटिक सिस्टम को जब भी अपना काम करवाना होता है तो वह एक तो थोरैसिक नर्व्स की मदद लेता है और दूसरा यह लंबर नर्व्स की मदद लेता है। थोरैसिक और लंबर से क्या मतलब है? यहां थोरैसिक और लंबर से मतलब है स्पाइनल नर्व, क्योंकि स्पाइनल नर्व के नाम हम पढ़ चुके हैं। स्पाइनल नर्व के नाम हमने पढ़े थे, सर्वाइकल नर्व जो कि 8 होती हैं, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 और कॉक्सिजियल 1। तो उन 31 पेयर्स में से कुछ थोरैसिक नर्व और कुछ लंबर नर्व का योगदान होता है सिंपैथेटिक सिस्टम के प्रभाव को इंप्लीमेंट करने में। अब वो नर्व कौन कौन सी है वो समझें। सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वह T1 से लेकर L2 तक की जो नर्व होती हैं उन सभी 14 नर्व की मदद से अपना एक्शन जो है वो अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाता है। तो 14 नर्व कौन सी हो गई? तो पता होगा कि हमारी स्पाइनल नर्व की गणना किस प्रकार है। सर्वाइकल 8 है, थोरैसिक 12 है, लंबर 5 है, सैक्रल 5 है और कॉक्सिजियल 1 है। तो इस प्रकार ये हमारी 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व होती हैं। इनमें से 12 तो थोरैसिक नर्व और लंबर, इन टोटल 5 में से 2 शुरुआती लंबर नर्व, पहली L1 और दूसरी L2, इन दोनों नर्व और 12 थोरैसिक नर्व, इन टोटल 14 नर्व के माध्यम से सिंपैथेटिक सिस्टम अपना प्रभाव अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। इसलिए हमने सिंपैथेटिक सिस्टम को थोरैकोलंबर आउटफ्लो का नाम दिया है। तो यहां थोरैकोलंबर आउटफ्लो शब्द से कंफ्यूज ना हो, इसका सीधा तात्पर्य है कि जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, उसे अपना आदेश किसी ऑर्गन तक पहुंचाना है तो वह इन 14 नर्व की मदद लेगा और अपना इन्फ्लुएंस जो है वो अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाने वाला है। क्लियर? अब बात करते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में। पैरासिम्पैथेटिक जो होता है उसे क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो का नाम दिया गया है। अब क्रेनियोसैक्रल, इसमें कौन कौन सी नर्व आएंगी उसको समझने के लिए एक बार इधर देखें। यहां लिखा है थोरैकोलंबर। थोरैकोलंबर लिखा था, उसका क्या तात्पर्य निकला था कि कुछ थोरैसिक नर्व और कुछ लंबर नर्व, इन दोनों के मिलने से हमारे सिंपैथेटिक ने काम किया था। तो वैसे ही यहां पर क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो लिखा है, मींस कुछ तो क्रेनियल नर्व का योगदान रहा होगा और साथ ही साथ में कुछ सैक्रल नर्व का योगदान होता है हमारे इस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को अपना प्रभाव दिखाने में। तो क्रेनियल नर्व और सैक्रल नर्व की मदद से यह पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अपना प्रभाव दिखाता है, इसीलिए इस पैरासिम्पैथेटिक को क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो कहा गया है। अब आती है बात कि क्रेनियल नर्व कितनी है, इनमें से कौन कौन सी नर्व
पैरासिम्पैथेटिक का काम करने वाली हैं। तो टोटल क्रेनियल नर्व तो 12 पेयर्स होते हैं, 12 जोड़े में होते हैं, लेकिन उनमें से केवल 3, 7, 9 और 10 ये 4 नर्व जो होती हैं, 3rd, 7th, 9th एंड 10th, ये 4 नर्व जो हैं यह मिलकर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में योगदान देती हैं। 3rd मतलब ऑक्यूलोमोटर नर्व, 7th का मतलब फेशियल नर्व, 9th मतलब ग्लोसोफेरिंजियल नर्व और 10th मतलब वेगस नर्व। तो नाम याद रखें, आगे हम क्रेनियल नर्व सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वहां प्रॉपरली नाम उनके याद रख सकते हैं। यहां इतना पता रखें कि 3rd, 7th, 9th और 10th ये 4 क्रेनियल नर्व जो हैं यह पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम करती हैं, और साथ ही साथ कुछ सैक्रल नर्व्स का योगदान होता है, और सैक्रल नर्व होती हैं S2, S3 और S4। मतलब यह 3 नर्व। तो सैक्रल नर्व टोटल हैं तो कितनी? सैक्रल नर्व टोटल होती तो 5 हैं, लेकिन उनके अंदर से सैक्रल दूसरी वाली, तीसरी वाली और चौथी S2, S3 और S4 ये जो 3 नर्व होती हैं यह पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के फंक्शन में योगदान देती हैं। तो यहां हमने लिख दिया कि ये 3 तो सैक्रल नर्व और क्रेनियल नर्व जो हैं ये 4, 3rd, 7th, 9th एंड 10th ये चारों क्रेनियल नर्व भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को अपना काम पूरा करने में मदद करती हैं। मीन जो भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करवाना चाहता है, जो भी शरीर पर प्रभाव डालना चाहता है, वह प्रभाव इन नर्व की मदद से डाल पाएगा, इन नर्व की मदद से सूचनाओं को अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचा पाएगा। क्लियर? तो ये था बेसिक डिफरेंस सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनमें से कोई सा भी सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो उसका अलग अलग बॉडी पार्ट पर क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहां तक जितना पढ़ा है, जितना डिफरेंस लिखे हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसे एड्रिनर्जिक और इसे कोलिनर्जिक बोलने का रीजन भी क्लियर होगा, क्योंकि यहां नॉर एड्रिनलिन न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है इसलिए ये एड्रिनर्जिक है, और यहां एसिटाइल कोलिन काम करता है इसलिए ये कोलिनर्जिक सिस्टम कहा जाता है। इसको थोरेकोलंबर इसलिए कहा है क्योंकि यह थोरेसिक नर्व और लंबर नर्व्स की मदद से काम करता है, और इसे क्रेनियोसैक्रल इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ क्रेनियल नर्व और कुछ सैक्रल नर्व की मदद से काम करता है। तो इसलिए हमने एक को थोरेकोलंबर और एक को क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो का नाम दिया है। अब बात करते हैं इन दोनों का शरीर के अलग अलग सिस्टम या अलग अलग ऑर्गन्स पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। तो यहां हम दोनों का शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो हम अंतर के तौर पर लिखते हैं, ये हो गया आपका सिंपैथेटिक सिस्टम, और इधर हम लिखेंगे पैरासिम्पैथेटिक का इन्फ्लुएंस। एक तो हो गया सिंपैथेटिक का अलग अलग ऑर्गन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक का अलग अलग ऑर्गन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं, पहला इन्फ्लुएंस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर, कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे सिंपैथेटिक के एक्टिवेट होने का, या फिर जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा तब क्या इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है। अब ऑर्गन्स पर इन्फ्लुएंस समझने के लिए दिमाग में इतना विचार आना चाहिए कि सिंपैथेटिक मतलब कैसी परिस्थिति है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग परिस्थिति है, तुरंत शरीर को रिएक्ट करना है वरना जानलेवा स्थिति आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में हार्ट का फंक्शनल एबिलिटी बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए। अगर आप मान लिए एग्जाम्पल के तौर पर आप कहीं पर जा रहे हैं, आपके पीछे कोई कुत्ता भागता है, या फिर मान लिया जंगल में कोई शेर ही भाग रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स की जरूरत आती है, ऐसी स्थिति में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, और उन परिस्थितियों में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। क्या प्रभाव होगा वो समझें। प्रभाव ये होगा कि हार्ट के ऊपर रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं दोनों के दोनों बढ़ जाएंगे। दोनों बढ़ जाएंगे मतलब हार्ट जो है, जो पहले लगभग 70, 72, 80 बार जो एक मिनट में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, वही फाइट एंड फ्लाइट स्थिति के दौरान वही हार्ट 90 बार, 100 बार तक कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। मीन्स रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, उसका दर जो है वो तेजी से हो जाती है, वह बढ़ने लगती है। साथ ही साथ
फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है कि वह कितना तेजी से कंप्रेस करेगा, वह फोर्स भी बढ़ने लगता है जब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दोनों बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे कार्डियक आउटपुट के अंदर भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अब कार्डियक आउटपुट क्यों बढ़ाना पड़ा, उसका सिंपल रीजन है कि अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो तुरंत बहुत सारे ऑर्गन को वहां बचाव का कार्य करना पड़ता होगा। वहां हो सकता है कि मसल को तेजी से भागना पड़ रहा है, दिमाग को भी तेज काम करना पड़ रहा है। उन सभी को प्रॉपर काम कर पाने के लिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन, अधिक से अधिक ब्लड सप्लाई की आवश्यकता है। इसलिए हार्ट ने रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दिया है, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़े, सर्कुलेशन बढ़े और ऑर्गन्स तक अधिक से अधिक मात्रा में ब्लड पहुंच पाए। तो यहां जब भी सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, जिससे कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलने वाला है। अब यह पेरिफेरल पार्ट में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्यों, ये समझें। जैसा कि हमने कहा था कि सिंपैथेटिक तब एक्टिवेट होता है जब फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में जानलेवा स्थिति है। तो जानलेवा स्थिति अगर होगी तो आपका शरीर क्या चाहेगा, जितना भी हमारे पास ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई है उसे हर एक ऑर्गन को बांट दिया जाए या फिर वाइटल ऑर्गन को पहले दिया जाए, जो मेजर बचाव का कार्य करते हैं उन्हें पहले दिया जाए। तो सिंपल आंसर होगा, हमारा शरीर यही चाहेगा कि ब्लड जो है वह हर एक ऑर्गन को बराबर सा न मिले और जो वाइटल ऑर्गन है उन्हें अधिक से अधिक ऑक्सीजन और अधिक से अधिक ब्लड मिल पाए। तो इस स्थिति में हमारा शरीर यह करता है कि वह पेरिफेरल पार्ट में जो दूर दूर के हिस्से हैं वहां तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, वेसल्स अगर वहां कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो ब्लड वहां कम पहुंचेगा, वहां कम जमा रहेगा, अधिक से अधिक सेंट्रल पार्ट की तरफ आने लगेगा और इससे वाइटल ऑर्गन्स को सप्लाई मिल पाएगी। अब ध्यान दें, इसके कार्डियक आउटपुट के बढ़ने और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के हो जाने, इन दोनों घटनाओं के मिले जुले प्रभाव की वजह से इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी प्रभावित होगा और इसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। अब ये बताइए, ब्लड प्रेशर इसके कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से बढ़ा या वेसल के कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से? तो जवाब होना चाहिए इन दोनों कारणों की वजह से हमारे ब्लड प्रेशर में परिवर्तन देखने को मिला है। क्योंकि पहला तो कार्डियक आउटपुट बढ़ा, मतलब वेसल्स के अंदर अधिक से अधिक ब्लड वॉल्यूम पहुंच रहा है, जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना प्रेशर भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ ये हुआ कि वेसल्स का डायामीटर भी कम हो गया। वेसल्स का डायामीटर कम होने पर उनके अंदर प्रेशर बढ़ता है, इसलिए हमारे इन दोनों प्रभावों की वजह से इस सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेट होने पर पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब बात करेंगे इसी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का प्रभाव के बारे में बात करते हैं कि जब फाइट एंड फ्लाइट था तब तो ये सभी प्रकार के इन्फ्लुएंसेस देखने को मिले। अब हम यहां पर बात करते हैं कि अगर फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स नहीं है, एक रेस्ट वाली एक सामान्य जीवन हम जी रहे हैं, कोई भी करो या मरो स्थिति नहीं है, रेस्टिंग स्टेज में जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इन्फ्लुएंस में रहता है उस समय हार्ट पर या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सिंपल आंसर होगा, इस दौरान हमारे हार्ट का रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दोनों कम होने लगते हैं। जब कोई घातक स्थिति नहीं है तो हम अपने आप हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की दर को थोड़ा कम कर देते हैं, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होता है। ऐसा हो जाने से कार्डियक आउटपुट में भी कमी आने लगती है और कार्डियक आउटपुट में कमी आने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वह भी कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। मीन्स जहां सिंपैथेटिक सिस्टम रेट, फोर्स, आउटपुट उन सबको बढ़ा रहा था, वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वह रेट, फोर्स और आउटपुट सभी को कम करता है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करवाने का काम करने वाला है। तो यहां हमने पहला इन्फ्लुएंस पढ़ा, पहला इन्फ्लुएंस था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर, सिंपैथेटिक क्या करता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है। अब आगे बढ़ेंगे, हम एक एक करके अन्य ऑर्गन्स पर इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। हमारा दूसरा ऑर्गन पर इन्फ्लुएंस है
इफेक्ट ऑन द आईज। अब आंखों पर क्या प्रभाव होगा, मीन्स आंखों पर सिंपैथेटिक सिस्टम का प्रभाव क्या है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का प्रभाव क्या है, हम इन दोनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाएं कि अगर फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स है, माना कि आप जा रहे हैं, पीछे कोई शेर भाग रहा है, ऐसी स्थिति में आपका शरीर में अगर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो तो आंखों के अंदर, आपके प्यूपिल्स के अंदर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने चाहिए या प्यूपिल डायलेट होने चाहिए। तो सिंपल लॉजिक ये है कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो हमारा शरीर चाहता है कि हमारी आंखों में अधिक से अधिक रोशनी एंटर करे और हमें आगे की वस्तुएं जो हैं वो क्लियरली दिखाई देती रहें, ताकि हम उस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में तुरंत रेस्पॉन्ड कर पाएं। मतलब अगर आप करो या मरो स्थिति में हैं तो आपके प्यूपिल्स जो हैं वह डायलेट होने वाले हैं। मीन्स यहां पर प्यूपिल्स डायलेट होने वाले हैं। प्यूपिल डायलेट क्यों हुए, प्यूपिल के डायलेट होने से अधिक रोशनी आंखों में एंटर करेगी और अधिक से अधिक रोशनी जब आंखों में एंटर करेगी तो ऐसी स्थिति में हमारा विजन क्लियर होगा, हमें साफ वस्तुएं दिखने लगेंगी और हम उस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में एक प्रॉपर तरीके से डील कर पाएंगे। इसलिए हमारे प्यूपिल्स का डायलेशन इस सिंपैथेटिक एक्टिवेशन के दौरान होता है। और प्यूपिल का एक्सेसिव डायलेशन होना ही क्या कहलाता है, इससे हम माइड्रियासिस के नाम से जानते हैं। मीन्स हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वह माइड्रियासिस को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में। अब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक रेस्ट वाली स्टेज में, रेस्ट वाली सिचुएशन में एक्टिवेट हुआ है। इस दौरान कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है, तो यह प्यूपिल्स के अंदर ये चाहता है कि लाइट की एंट्री कम से कम हो, तो यहां प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलेगा। मीन्स प्यूपिल्स डायलेट होने की बजाय कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं, मीन्स प्यूपिल्स सिकुड़ने लगते हैं। आंखों के अंदर अगर प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में एंट्री ऑफ लाइट, रोशनी आंखों में कम जाने लगेगी और व्यक्ति रेस्ट अवस्था में रहेगा। मीन्स प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन हमारे पैरासिम्पैथेटिक के इन्फ्लुएंस में होता है और इसे हम मियोसिस के नाम से जानते हैं। तो माइड्रियासिस और मियोसिस में अंतर समझें। माइड्रियासिस का मतलब होता है प्यूपिल्स का डायलेट होना और मियोसिस का मतलब होता है प्यूपिल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होना। प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन कब होता है, जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है, और प्यूपिलरी डायलेशन कब होता है, जब सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। तब हमारी आंखों में प्यूपिलरी डायलेशन देखने को मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और अन्य ऑर्गन पर इन्फ्लुएंस की बात करें तो तीसरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इन दोनों परिस्थितियों में, मीन्स दोनों सिस्टम्स के ऊपर क्या क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो डिस्कशन करते हैं इस बारे में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ने क्या प्रभाव डाला। तो अगर कुछ दिमाग लगाया जाए कि क्या होना चाहिए एक्चुअल में, तो आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा कि फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन चल रही है, व्यक्ति करो या मरो स्थिति में है, उसे उस परिस्थिति से लड़ने के लिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन, तुरंत रेस्पॉन्ड करने की, उसके ब्रेन को भी बहुत तीव्रता से रिएक्ट करने की आवश्यकता है। मतलब इस फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन के दौरान उस व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। तो उस केस में रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी परिवर्तन ये आएगा कि व्यक्ति में रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वह बढ़ने लगता है। मीन्स व्यक्ति 1 मिनट में जब सामान्य अवस्था में लगभग 16 बार ब्रीदिंग कर रहा था, तो यहां सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेट हो जाने पर वह लगभग 20, 25, 30 बार तक 1 मिनट में ब्रीदिंग करने लगता है, बहुत तेज तेज श्वास लेने लगता है। मीन्स रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ इसका प्रभाव ब्रोंकस पर भी पड़ता है, यह ब्रोंको डायलेशन करवाने वाला है। अब ब्रोंको डायलेशन करवाने से क्या मदद मिली, इस बारे में सोचें। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम ने एक्शन में आकर
हमारे ब्रोंकस को डायलेट करवा दिया। अगर ब्रोंकस मान लेते हैं पहले इस डायामीटर का था, अब ब्रोंकस का डायामीटर सिंपैथेटिक के इन्फ्लुएंस में इतना हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर आने वाली एयर की मात्रा, उसके अंदर आने वाली ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी या कम होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर आने वाली ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ने वाली है। तो यह सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वह ब्रीदिंग के नंबर्स को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ ब्रोंकस को डायलेट करवाकर अधिक से अधिक ऑक्सीजन की एंट्री को बढ़ावा देता है। वहीं हम बात करेंगे कि इसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पर क्या, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का रेस्पिरेटरी पर क्या प्रभाव होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वह रेस्ट वाली स्थिति में एक्टिवेट हुआ है और उसका प्रभाव रेस्पिरेशन पर यह होगा कि यह रेट ऑफ रेस्पिरेशन को डिक्रीज करता है, क्योंकि अगर आप रेस्ट की स्थिति में हैं तो आपको कम ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और कम ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो आप नंबर ऑफ ब्रीदिंग को कम कर देते हैं और साथ ही साथ ब्रोंकस में कुछ लेवल तक कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। तो यह ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है और साथ ही साथ रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम करता है। मींस फाइट एंड फ्लाइट में ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा तो फिर श्वास लेने की संख्या भी ज्यादा और ब्रोंकस का डायामीटर भी बढ़ जाता है, डायलेट हो जाता है। वहीं रेस्ट वाली स्थिति, ऑक्सीजन की आवश्यकता कम है तो व्यक्ति श्वास भी कम ले रहा है, ब्रोंकस का डायामीटर भी कम किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं जीआईटी ट्रैक्ट के ऊपर। जीआईटी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस रहेगा हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का, इस बारे में हम बात करते हैं। जीआईटी पर सिंपैथेटिक सिस्टम का प्रभाव, इसके लिए थोड़ा लॉजिक समझें। जीआईटी मतलब हमारा ईसोफेगस हो गया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हम इनको जीआईटी में इंक्लूड करते हैं। तो अगर कोई फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन है, आपके पीछे अगर कोई शेर भाग रहा है या कोई आप लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो क्या आप पहले ब्लड सप्लाई वाइटल ऑर्गन को देना चाहेंगे या सभी ऑर्गन को देना चाहेंगे? तो आपका सीधा आंसर होगा हम चाहेंगे कि पहले ब्लड सप्लाई केवल वाइटल ऑर्गन को दी जाए। तो जीआईटी ट्रैक्ट जो है मींस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारे वाइटल ऑर्गन के अंतर्गत नहीं आता है। अगर वाइटल ऑर्गन में नहीं आता है तो हम क्या चाहेंगे, जीआईटी को सप्लाई ज्यादा मिले या ज्यादा सप्लाई ब्रेन, किडनी, फेफड़ों, हार्ट उनको मिले। तो सिंपल सी बात है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो ब्लड सप्लाई जीआईटी को कम मिलकर उसके बदले ब्रेन को, हार्ट को, फेफड़ों को उनको सप्लाई अधिक मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेट होने पर जीआईटी सिस्टम की ब्लड सप्लाई जो होती है वह डिक्रीज हो जाती है। अब अगर जीआईटी की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई है तो इस जीआईटी ट्रैक्ट में जो निकलने वाले एंजाइम्स, जो भी एसिड्स वगैरह जो भी हैं, वो सारे सीक्रीशंस भी कम होने लगते हैं और साथ ही साथ जीआईटी ट्रैक्ट की पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होते हैं वह भी कम होने लगते हैं। इन सब के कम होने का लॉजिक ये समझें कि अगर ये सारे एक्टिविटी बढ़ती तो इनको ब्लड सप्लाई देनी पड़ती, और अगर ब्लड सप्लाई देते तो हमारे वाइटल ऑर्गन के कमी पड़ जाती, और वाइटल ऑर्गन अभी हमें उस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से लड़ने में मदद कर रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक ब्लड जो है उन्हीं को मिले और इस जीआईटी ट्रैक्ट को सप्लाई ना मिले, बिल्कुल कम सप्लाई प्रोवाइड हो, और कम सप्लाई मिलने की वजह से वहां के सीक्रीशन भी कम हो जाते हैं और पेरिस्टाल्टिक गतिविधियां भी जीआईटी ट्रैक्ट की कम होने लगती हैं। और कब कम होने वाली है? जब भी हम फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में हैं, उस परिस्थिति में यहां कम होने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है उसका जीआईटी पर इन्फ्लुएंस क्या होगा। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रेस्ट वाली अवस्था में एक्टिवेट होता है। तो जब आप रेस्ट वाली अवस्था में हैं तो आपका ब्रेन भी रेस्टिंग स्टेज में है, आपके ब्रेन को भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या चाहेंगे कि आपके जीआईटी ट्रैक्ट को सप्लाई मिले और खाना अच्छी तरह से पचे, अच्छी तरह से सिक्रीशंस निकलें और पेरिस्टाल्टिक गतिविधियां भी प्रॉपर हो। इसका मतलब जब आप पैरासिम्पैथेटिक के प्रभाव में हैं
जब आप रेस्ट वाली अवस्था में हैं तो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट की ब्लड सप्लाई भी बढ़ने लगती है। ब्लड सप्लाई बढ़ने के साथ साथ जीआईटी ट्रैक्ट के सीक्रीशंस भी बढ़ने लगते हैं, और सीक्रीशंस के बढ़ने के साथ साथ पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होते हैं वह भी बढ़ने लगते हैं जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो जीआईटी पर प्रभाव याद रखें, जब हम फाइट एंड फ्लाइट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हैं तब हम जीआईटी पर कम ध्यान देते हैं, उसकी सप्लाई को थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं, जबकि हम जब रेस्ट वाली स्थिति में होते हैं तो हम अधिक से अधिक सप्लाई जो है वह जीआईटी ट्रैक्ट को पहुंचाते हैं, उसके सिक्रीशंस को बढ़ावा मिलता है और पेरिस्टाल्टिक गतिविधियां भी बढ़ने लगती हैं। अब बात करेंगे अगले ऑर्गन पर प्रभाव के बारे में। इन 4 ऑर्गन पे प्रभाव के बाद में अब हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम पर अलग अलग परिस्थितियों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये हमने 5वां पॉइंट लिखा कि यूरिनरी सिस्टम मींस मिक्चुरेशन पर, ब्लैडर पर, इन पर दोनों अलग अलग सिस्टम के एक्टिवेट होने पर क्या इन्फ्लुएंस रहेगा। तो सिंपल आंसर है कि अगर हम किसी फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मीन्स मान लिया हमारे पीछे कोई शेर भाग रहा है, इन परिस्थितियों में हम क्या चाहेंगे, क्या आप उस परिस्थिति में यूरिन करने के लिए रुकने वाले हैं, यूरिनेशन के लिए रुकने वाले हैं? बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं। आप उस स्थिति में यूरिनेशन को कंट्रोल करते हुए जान बचाने वाली गतिविधियों की तरफ ध्यान देंगे। तो यहां यूरिनरी सिस्टम पर जब भी फाइट एंड फ्लाइट प्रभाव आता है, मींस जब भी आप लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हैं, तो यूरिनरी सिस्टम पर 2 प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला तो यह होता है कि आपकी डेट्रूजर मसल जो होती है, अब ये डेट्रूजर मसल कहां होती है? यह आपके यूरिनरी ब्लैडर में होती है। तो जो डेट्रूजर मसल है वह तो हो जाती है रिलैक्स, मींस आपका ब्लैडर जो होता है वह ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट, ज्यादा मूवमेंट ना करते हुए उसकी मसल हो जाती है बिल्कुल रिलैक्स। और जबकि आपका जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है, इंटरनल स्फिंक्टर जिसके माध्यम से हम यूरिनेशन को कंट्रोल कर पाते हैं, यूरिन को रोक पाते हैं, तो इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वह कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगता है। ध्यान दें, इंटरनल स्फिंक्टर जरूर है, लेकिन ये स्फिंक्टर हमारे वॉल्यूंटरी कंट्रोल में नहीं होता है। हमारे वॉल्यूंटरी कंट्रोल में एक्सटर्नल स्फिंक्टर होने वाला है। तो इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है, जो कि हमारे वॉल्यूंटरी कंट्रोल में नहीं है, यह अपने आप ही हमारी इच्छा के विरुद्ध ही कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगता है। मीन्स इसको डायग्रामेटिकली समझें, ये तो हो गया हमारा ट्रायंगुलर शेप्ड हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और यूरिनरी ब्लैडर के आगे मान लेते हैं कि ये इंटरनल स्फिंक्टर है। यहां इंटरनल स्फिंक्टर है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेट होने पर 2 प्रभाव दिखाई दिए। 2 प्रभाव ये दिखे कि ये पूरी ब्लैडर की जो मसल थी, जिसे हमने डेट्रूजर मसल कहा है, ये मसल तो बिल्कुल रिलैक्स हो गई, मींस ये मसल तो बिल्कुल फैल गई है, जबकि ये जो इंटरनल स्फिंक्टर वाला हिस्सा था ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया है। अगर ये इंटरनल स्फिंक्टर वाला एरिया कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया तो क्या यूरिन बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जा पाएगा। इसका मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम का यूरिनरी सिस्टम पर इंफ्लुएंस ये है कि इट प्रिवेंट द पैसेज ऑफ यूरिन, मतलब यह यूरिनेशन की प्रक्रिया को प्रिवेंट करता है, उसे रोकता है। मींस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या यूरिनरी रिटेंशन, ऐसी स्थिति में यूरिन शरीर में रुका रहेगा या फिर बाहर बूंद बूंद ड्रिबलिंग के तौर पर निकलने लगेगा। तो सही जवाब यह होगा कि हम यूरिनेशन की प्रक्रिया को रोक देंगे, ये स्फिंक्टर बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, यूरिन बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में यूरिनरी रिटेंशन को बढ़ावा मिलेगा। हम यूरिनेशन मींस मिक्चुरेशन नहीं करने वाले हैं, यूरिन ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होने लगता है। अब बात करेंगे कि इसी यूरिनरी सिस्टम पर पैरासिम्पैथेटिक का इन्फ्लुएंस क्या होता है। अगर आप रेस्ट में हैं, इन परिस्थितियों में आपके यूरिनरी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, अगर आप रेस्टिंग स्टेज में हैं, मींस कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर धीरे धीरे आपका ब्लैडर भरने लगेगा,
तो आप क्या चाहेंगे, यूरिन को रोक दिया जाए या फिर यूरिनेशन कर दिया जाए? तो सिंपल आंसर होगा, जब रेस्ट में है, कोई जान को खतरा नहीं है, तो हम यूरिन के लिए समय निकाल सकते हैं, हम यूरिनेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। ऐसा ही प्रभाव यूरिनरी सिस्टम पर पैरासिम्पैथेटिक का दिखेगा। क्या क्या प्रभाव होंगे वो समझें। इसका प्रभाव भी दोनों पर होगा, मीन्स डेट्रूजर मसल के ऊपर भी प्रभाव होगा और साथ ही साथ इंटरनल स्फिंक्टर के ऊपर भी प्रभाव होने वाला है। लेकिन प्रभाव जैसा सिंपैथेटिक का था वैसा न होकर उससे विपरीत होने वाला है। विपरीत क्या होगा, जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है तो डेट्रूजर मसल तो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती है, मीन्स डेट्रूजर मसल्स तो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती है और इंटरनल स्फिंक्टर जो है वह रिलैक्स होने लगता है। मीन्स वापस उसी एग्जाम्पल पर आते हैं, ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर है और ये इंटरनल स्फिंक्टर है। अब हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ने ये किया कि इस ब्लैडर की जो डेट्रूजर नाम की मसल है इसमें तो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दिया, मतलब ब्लैडर रिलैक्स होने लगेगा या सिकुड़ने लगेगा। मीन्स ब्लैडर जो है वह कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगेगा, दबाव डालने लगेगा और साथ ही साथ जो इंटरनल स्फिंक्टर वाला एरिया है उसमें क्या होने वाला है, इंटरनल स्फिंक्टर वाला एरिया रिलैक्स होने लगता है। तो सिंपल सी बात है, ये ब्लैडर वाला तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है और स्फिंक्टर वाला एरिया रिलैक्स हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में यूरिनेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलने वाला है। मीन्स व्यक्ति यूरिन का रिटेंशन न करके उसे बाहर एक्सक्रीट आउट को बढ़ावा देता है। मीन्स पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यूरिनेशन को बढ़ावा देता है, जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम यूरिनेशन को प्रिवेंट करता है और यह यूरिनरी रिटेंशन को बढ़ावा देता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे अगले ऑर्गन्स पर इन्फ्लुएंसेस के बारे में। अब बात करेंगे हम सिंपैथेटिक का और पैरासिम्पैथेटिक का हमारे स्किन के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। तो बात करें कि हमारे स्किन के ऊपर आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोनों के प्रभाव की बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंपैथेटिक के प्रभाव के बारे में। जब भी हम किसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हैं तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने पर स्किन में पाई जाने वाली अरेक्टर पाइलाई नाम की जो मसल होती हैं वह कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती हैं। ध्यान दें, हमारी स्किन की लेयर के अंदर एक अरेक्टर पाइलाई नाम की मसल है और जब भी ये सिस्टम एक्टिवेट होता है तो अरेक्टर पाइलाई नाम की जो मसल होती हैं वह कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगती हैं। अब अरेक्टर पाइलाई नाम की मसल जब स्किन के अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं तो ऐसी स्थिति में जो हेयर रूट्स होते हैं वह हेयर रूट्स जो हैं वह एलिवेट होने लगते हैं। मीन्स हमारी स्किन पर जो छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं वह अरेक्टर पाइलाई मसल के कॉन्स्ट्रिक्ट करने की वजह से वह हेयर रूट एलिवेट होने लगते हैं, मीन्स बाल खड़े होने लगते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में रोंगटे खड़े होना बोलते हैं, जिसे हम टर्मिनोलॉजी के तौर पर गूज बम्प के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है यह स्किन पर प्रभाव ये डालता है कि यह गूज बम्प करवा सकता है, मीन्स हेयर रूट्स को एलिवेट करवा सकता है। और हेयर रूट्स के एलिवेट होने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है स्किन के अंदर पाई जाने वाली अरेक्टर पाइलाई नाम की मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करने से हेयर रूट एलिवेट होते हैं और हेयर रूट का एलिवेट हो जाने की घटना को ही हम गूज बम्प के नाम से जानते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि इस सिस्टम के एक्टिवेट होने पर स्किन पर रोंगटे खड़े होते हुए देखने को मिलते हैं। दूसरी घटना यह होगी कि जब स्किन के ऊपर हेयर रूट्स एलिवेट होने लगते हैं तो ऐसा होने से हमारे जो स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड, जो पसीने वाली ग्रंथियां हैं, उनके द्वार, उनके छिद्र भी खुलने लगते हैं और उनके छिद्र खुल जाने से एक्सेसिव डायाफोरेसिस को बढ़ावा मिलता है। ऐसा होने से एक्सेसिव डायाफोरेसिस मींस अत्यधिक पसीना आने लगता है। जब हेयर रूट्स नॉर्मल रहते हैं तो
स्वेट ग्लैंड्स के पोर पूरी तरह नहीं खुल पाते हैं, कुछ बंद रहते हैं, लेकिन जब हेयर रूट्स एलिवेट हो जाते हैं तो पसीने वाली ग्रंथियों के द्वार खुल जाते हैं और जिससे अत्यधिक पसीना आने लगता है, जिसे हम डायाफोरेसिस के नाम से लिखा है। मीन्स सिंपैथेटिक का प्रभाव स्किन पर दो आने वाले हैं, एक तो होगा गूज बम्प और दूसरा होने वाला है एक्सेसिव स्वेटिंग। गूज बम्प मतलब रोंगटे खड़े होना, और रोंगटे खड़े होने के पीछे किसका कॉन्स्ट्रिक्शन जिम्मेदार है, तो यह अरेक्टर पाइलाई मसल के कॉन्स्ट्रिक्ट करने की वजह से हेयर के रूट एलिवेट होने लगते हैं और उसी को हमने गूज बम्प का नाम दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, जब फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन है, सिंपैथेटिक एक्टिवेट हुआ है तो रोंगटे खड़े हो गए हैं, तो फिर रेस्ट वाली स्थिति में क्या प्रभाव होगा? क्या रोंगटे बैठ जाएंगे? ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होता है, यहां हम रोंगटे बैठने की बात नहीं करेंगे। यहां पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेट होने पर स्किन के ऊपर कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, कोई एक्शन कि हेयर रूट को बैठाना या एलिवेट करना, पसीने की ग्रंथियों के द्वार खोलना या बंद करना, ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंस स्किन के ऊपर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का देखने को नहीं मिलता है। तो पता रखें कि यहां स्किन के ऊपर पैरासिम्पैथेटिक का कोई एक्शन नहीं है, जबकि सिंपैथेटिक का इस प्रकार के प्रभाव हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के देखने को मिलते हैं। क्लियर है सभी को? तो इसके साथ ही हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्रेनियल नर्व जो हैं उनके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, धन्यवाद।